हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट बायोलॉजी फ्रॉम स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और आज हम जेनेटिक्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने प्री मेंडेलियन थ्योरीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डिफरेंट थ्योरीज देखी थी और ये भी समझा था कि उन थ्योरीज के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है। आज इस लेक्चर में हम लोग मेंडलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने क्या थ्योरीज प्रपोज की वो हम धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम देख लेते हैं कि मेंडल कौन थे और उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस फील्ड में अपना योगदान दिया है जो कि आज तक याद रखा गया है और आज तक उन्हीं के योगदान की वजह से जेनेटिक्स के बारे में इतनी डिटेल स्टडी जो है वो करते हैं और पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं, जो मेंडल थे उनका पूरा नाम था ग्रिगर जॉन मेंडल और ग्रिगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। क्लियर? ग्रिगर जॉन मेंडल का जो जन्म था वो 22 जुलाई 1822 में हुआ था इन द विलेज नेम मोराविया। मोराविया नाम का एक गांव है जो ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में प्रेजेंट है। वहां पे ग्रिगर जॉन मेंडल का जो था जन्म हुआ था। ग्रिगर जॉन मेंडल जो थे एक नॉर्मल से फैमिली में बिलोंग करते थे जो कि गार्डनिंग का काम करती थी। मेंडल ने धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की और बाद में उन्होंने चर्च में भी एज अ प्रीस्ट के रूप में काम किया। ड्यूरिंग वर्किंग इन द चर्च उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे गार्डन पी यानी मटर के पौधे पे, जो कि वहीं चर्च में प्रेजेंट थे। अब जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए तो उसे ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के आगे भी क्या किया? प्रेजेंट किया, अपने इस थ्योरी को उनके सामने रखा। बाद में उनके थ्योरी को पब्लिश किया गया इन द मैगजीन विद द टॉपिक एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से मैगजीन, एनुअल मैगजीन में उनकी इस थ्योरी को, उनके इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था। बाद में उनके एक्सपेरिमेंट्स को जर्मन लैंग्वेज में भी पब्लिश किया गया विद द टाइटल वर्श्यूबर फ्लेंजन हाइब्रिडन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है पढ़ना। वर्श्यूबर फ्लेंजन हाइब्रिडन इस नाम से जर्मन लैंग्वेज में मेंडल के एक्सपेरिमेंट को क्या किया गया? मैगजीन में पब्लिश किया गया। इसके बाद मेंडल की थ्योरी को लगभग 34 इयर्स तक नेग्लेक्ट किया गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मेंडल क्या बताना चाहते हैं, क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए गए। इनकी बात को किसी ने भी नहीं सुना और उस समय नेटवर्किंग की, आप कह सकते हो सोशल मीडिया की भी कमी थी, जिसकी वजह से मेंडल अपनी बातों को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। आफ्टर 34 इयर्स 3 वैज्ञानिक आए जिन्होंने मेंडल की खोज को रीडिस्कवर किया और उन्हें कहा जाता है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। ठीक है ना, या आप कह सकते हो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स इनहेरिटेंस। वो साइंटिस्ट कौन कौन से थे हम देख लेते हैं उनके नाम। फर्स्ट साइंटिस्ट थे हुगो डी व्रिज फ्रॉम होलैंड। सेकेंड साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेंस फ्रॉम जर्मनी एंड तीसरे साइंटिस्ट थे एरिक वॉन शेमार्क फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल की थ्योरी को रिडिस्कवर किया, बट आफ्टर हिज डेथ यानी मेंडल के मरने के बाद, यानी मेंडल के एक्सपेरिमेंट को आज जाना गया, पहचाना गया और बहुत प्रसिद्धि भी हुई, लेकिन उनके मरने के बाद हुई। उससे पहले जब तक वो जिंदा थे तब तक उनके एक्सपेरिमेंट्स को कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। बाद में ये 3 साइंटिस्ट आए, इन्होंने मेंडल के थ्योरी पे वापस से वर्क किया, रिडिस्कवर किया और ये बताया कि मेंडल की जो भी थ्योरीज थी इट वॉज करेक्ट, वो सही थी और उन्हें रिडिस्कवर किया गया। तो आज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी चूज किया था वो क्यों किया था और ऐसी क्या खास बात थी जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ गार्डन पी के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया। वो चाहते तो और भी प्लांट्स के ऊपर और भी दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते थे, बट प्लांट जो उन्होंने चूज किया उसके पीछे कुछ तो रीजंस होंगे। आइए हम देखते थे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से उन्होंने गार्डन पी चूज किया। देखिए, गार्डन पी जनरली जो इसका साइंटिफिक नेम है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पाइजम सेटिवम। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं दैट इज 14। गार्डन पी में जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कितने होते हैं? 14 होते हैं। क्लियर? अब गार्डन पी को चूज करने के पीछे डिफरेंट रीजंस थे। क्या रीजंस थे? सबसे पहले रीजन ये दिया गया है
इट कैन बी ग्रोन ईजली इन अ गार्डन और फ्लावर पॉट। जो गार्डन पीस होते हैं, मटर के जो पौधे होते हैं, आप उन्हें आसानी से कहीं भी उगा सकते हैं। चाहे आप गार्डन में उगा लीजिए, चाहे छोटे से गमले में भी उगा लीजिए, चाहे अपने घर के आसपास साइड किनारे में भी उगा लीजिए। तो उसको उगाना कहीं भी बहुत ही आसान होता है। इसलिए सबसे पहला रीजन तो यही था कि उन्होंने गार्डन पी को क्या किया, चूज किया। सेकेंड रीजन ये है कि जो लाइफ स्पेन होता है गार्डन पी का वो बहुत ही शॉर्ट होता है, ठीक है ना, बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है। यानी आप बहुत ही कम समय में बहुत सारे जनरेशन्स की स्टडी कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए लाइफ साइकिल ज़्यादा होगा तो आपको सालों वेट करना पड़ेगा कि भाई अगली जनरेशन हो तब हम उसकी स्टडी करें, फिर उसकी अगली जनरेशन हो तो फिर हम उसकी स्टडी करें। लेकिन जहाँ टाइम कम लग रहा है वहाँ पे आप बहुत सारे जनरेशन्स की स्टडी जो है वो विद इन 1 ईयर कर सकते हैं। तीसरा रीजन ये था कि जो फ्लावर्स थे वो बाइसेक्सुअल थे। बाइसेक्सुअल मतलब उन्हें मेल और फीमेल के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, उन्हें मेल पार्ट भी इसी फ्लावर में और फीमेल पार्ट भी उसी फ्लावर में मिल जा रहा था। तो ये भी उनके लिए एक बेनिफिट था कि उन्हें मेल और फीमेल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाइसेक्सुअल होने के कारण वो उसमें आसानी से उनके वेरिएशंस या उनके न्यू जनरेशन की स्टडी कर सकते थे, उनमें पॉलिनेशन करवा सकते थे, चाहे वो क्रॉस पॉलिनेशन हो चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन हो। क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज था। पहला एक तो एडवांटेज यही हो गया कि ये बाइसेक्सुअल था, दूसरा एडवांटेज ये हो गया कि ये ऑटोगैमस टाइप था। ऑटोगैमस टाइप मतलब सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण भी हो सकता है। स्वपरागण का मतलब क्या होता है, जब किसी एक फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो तो उस मेल का जो पॉलन ग्रेन होता है उस फीमेल के स्टिग्मा पे जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, किसी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में उसके पॉलन ग्रेन को क्या करवा देना, डस्ट करवा देना, ठीक है ना। तो वो आर्टिफिशियल तरीके से भी आसानी से करवाया जा सकता है। तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन भी अवेलेबल था और साथ ही साथ इनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी अवेलेबल था। तो ये भी एक एडवांटेज आ जाता था जिसकी वजह से मेंडल ने गार्डन पी को क्या किया, सिलेक्ट किया। नेक्स्ट एडवांटेज था दैट प्लांट शोज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। जनरली गार्डन पी में सिर्फ एक कैरेक्टर के ऊपर स्टडी नहीं किया गया, बहुत सारे कैरेक्टर्स के ऊपर स्टडी किया गया था जिससे उन्हें बहुत सारे रिजल्ट्स देखने को मिले और फिर उन्होंने जेनेटिक्स की जो नींव थी वो रखी और अपनी बात को आगे रखा कि भाई जेनेटिक्स में कैरेक्टर्स जो होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ऐसे पास होते हैं और उनमें ये रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऊपर क्या किए, अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। अब हम देख लेते हैं वो कौन कौन से डिफरेंट कैरेक्टर्स थे जो कि मेंडल बताए थे। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो मेंडल ने उस गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं दैट इज हाइट ऑफ द पी प्लांट, यानी प्लांट की हाइट कैसी है, टॉल है या फिर ड्वार्फ है, ठीक है। तो उन्होंने जनरली यहाँ पे जो ट्रेट्स ऑब्जर्व किए थे वो 2 टाइप के थे, डोमिनेंट या फिर रिसेसिव। डोमिनेंट को हम लोग कहते हैं प्रभावी, रिसेसिव को कहते हैं अप्रभावी। अब डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो आपको दिखाई देता है, जो रिप्रेजेंट करता है, वो कैरेक्टर क्या कहलाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा। और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है, रिसेसिव कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, यानी जो आपको F1 जनरेशन में शो नहीं होगा, ऐसे कैरेक्टर्स क्या कहलाते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स कहलाते हैं। तो जब मेंडल ने पी प्लांट को आपस में क्रॉस करवाया था तो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें जो कैरेक्टर विजिबल था उसको तो डोमिनेंट कहा गया, जो नहीं विजिबल था उसको क्या कहा गया, रिसेसिव। तो जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे उनके रिजल्ट भी सामने थे और वो कुछ इस तरीके से, जब उन्होंने हाइट ऑफ द प्लांट को देखा तो उन्होंने देखा कि डोमिनेंट के रूप में जो प्लांट है दैट इज टॉल और रिसेसिव के रूप में जो प्लांट है वो क्या है, ड्वार्फ, ठीक है। यानी पहली जनरेशन में सारे प्लांट्स जो थे वो क्या थे, टॉल थे, ड्वार्फ प्लांट एक भी नहीं था। इसी तरीके से पोजीशन ऑफ द फ्लावर की बात करें तो फ्लावर की पोजीशन कैसी थी, तो डोमिनेंट कैरेक्टर में कौन सी पोजीशन थी, एक्सियल पोजीशन थी, और रिसेसिव कैरेक्टर में कौन सी पोजीशन थी, टर्मिनल पोजीशन थी। इसी तरीके से शेप ऑफ द पॉड की बात करें तो शेप ऑफ द पॉड में जो पॉड का शेप था वो डोमिनेंट में क्या था, इन्फ्लेटेड, और रिसेसिव में क्या था, कॉन्स्ट्रिक्टेड।
जो चौथा कैरेक्टर था दैट इज कलर ऑफ द पॉड, यानी पॉड का कलर क्या था, तो कलर जो था वो डोमिनेंट में ग्रीन था और रिसेसिव में क्या था, येलो था। इसी तरीके से सीड शेप की बात कर लें, सीड जो बीज होते हैं उनके शेप की बात करें, तो जो डोमिनेंट में जो शो हुआ दैट इज राउंड और जो रिसेसिव में शो हो रहा था वो व्रिंकल था। कलर ऑफ द सीड कोट की बात करें तो सीड कोट में जो डोमिनेंट कलर जो था वो येलो और रिसेसिव कलर जो था वो ग्रीन था। इसी तरीके से फ्लावर के कलर की बात करें तो फ्लावर का जो डोमिनेंट पार्ट था वो पर्पल कलर था और रिसेसिव पार्ट जो था वो वाइट कलर था। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो मेंडल ने गार्डन पी में क्या किए थे, स्टडी किए थे और अपने रिजल्ट को शो किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी थ्योरीज। मेंडल ने कौन कौन से लॉ प्रपोज किए, क्या थ्योरीज दिए, उसके बारे में स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।